Hello students, good morning. How are you students? Then friends, you are most welcome to 11th class chemistry English medium. Our chapter first, some basic concept for chemistry is going on. In this chapter, we are going to study about concentration of solution. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करें, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन किया था। आज हम यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा टॉपिक है हमारे पास, मोल फ्रिक्शन। तो देखो, पिछली वीडियो में आपने देखा था मास परसेंटेज, ठीक है ना, क्या देखा था, मास परसेंटेज। मैंने फोर टाइप की कंसंट्रेशन को आपको मुझे पढ़ाना है, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, जिसमें से फर्स्ट मास परसेंटेज को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और सेकंड है मोल फ्रैक्शन। तो मास परसेंटेज का मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करवाया था, एक और क्वेश्चन चलो करके देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद करेंगे मोल फ्रैक्शन को स्टार्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको और ये सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है 500 ml सॉल्यूशन इज फॉर्म बाई 500 ml solution is formed by 11 gram oxalic acid, ठीक है ना। 500 ml solution is formed by 11 gram oxalic acid. The density of this solution is, density दे रखी है, the density of this solution is 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर। Determine the mass percentage of oxalic acid in solution, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? सॉल्यूशन दिया वो गिवन है 500 ml और वो बना हुआ है सॉल्यूशन किससे, 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, कितनी दे रखी है यहाँ पर, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब आपको इसमें सॉल्यूशन के अंदर ऑक्जेलिक एसिड की मास परसेंटाइल निकालनी है, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर गिवन, चेक करो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 500 ml, ठीक है ना। सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी दे रखी है आपको, 500 ml। मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर क्या है, देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूट है, क्या है फ्रेंड्स, सॉल्यूट 11 ग्राम, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, डेंसिटी गिवन है, ठीक है ना। क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। यहाँ पर मत लगाओ, पर मिलीलीटर, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम, अमाउंट मत लिखो या वॉल्यूम लिखो। सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, यानी कि हमको अगर मास परसेंटेज डिटरमाइन करनी है तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, मास परसेंटाइल इक्वल टू
मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, यही तो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड है, हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड है मास ऑफ सॉल्यूशन, जबकि हमारे पास दे रखा है यहाँ पर गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम के अंदर क्या रिलेशन होता है ये चेक करना है अपने को। तो देखो ध्यान करो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अब अपने को क्या चाहिए, मास चाहिए, और मास इक्वल टू क्या हो सकता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो सकता है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर आपको गिवन है वॉल्यूम सॉल्यूशन का और सॉल्यूट की डेंसिटी आपके पास है ही, तो निकाल लो सॉल्यूशन का मास। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 500 इंटू 1.1, कितना आया बताओ, 10 यहाँ से चली जाएगी, ग्राम, 550 ग्राम, ठीक है ना। अब आप मास परसेंटाइल डिटरमाइन कर सकते हो, तो फॉर्मूला लगाइए, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ये भी ग्राम में, और मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, 100 से। तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया, वॉल्यूम मास सॉल्यूट का कितना है 11 ग्राम डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन का कितना आया 550 ग्राम, बाई ग्राम से ग्राम कट गया, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से, 10 से 10 गया, ये 5 बार और 5 से ये 2 बार, ठीक है ना। तो कितना आया 2%। तो मास परसेंटेज कितनी है आपकी, W/W, इसी से डिनोट कर रहे थे इसको, 2% आई, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो कैसे डिटरमाइन करा, और ये भी ध्यान करो अपने कि हमको यहाँ पर जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का कोई मास गिवन नहीं था, सॉल्यूशन का क्या गिवन नहीं था, मास गिवन नहीं था, फिर भी हमने यहाँ पर मास परसेंटेज को डिटरमाइन किया है। तो डेंसिटी अपने पास होती है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना चाहिए, और डेंसिटी से हम उसका मास डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ पर। और आप इस तरह से कोई भी सॉल्यूशन के अंदर आप मास परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को भी आप मास परसेंटेज वाले पोर्शन में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन को मैं चेक करता हूँ, वो क्या है, मोल फ्रिक्शन। तो चेक करते हैं बच्चों, मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन क्या है, देखो मोल फ्रिक्शन जो होता है ये एक रेशो होता है जो किसी सॉल्यूशन के अंदर पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, उस कंपोनेंट का और सॉल्यूशन का जो रेशो है वही मोल फ्रिक्शन होता है। समझ आ रही है बात। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो उस कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन के रिलेशन में जो आप रेशो निकालोगे वही उसका क्या होता है, मोल फ्रिक्शन होता है। तो देखो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ द रेशो ऑफ
number of moles, ratio of number of moles of a particular component of a particular component to the total number of moles, to the total number of moles, total number of moles of the solution, of the solution। ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स और टोटल मोल्स सॉल्यूशन के, उनके बिटवीन जो रेशो है, जैसे देखो किसी, ये तो कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर कंपाउंड ए सॉल्यूबल है, ठीक है ना, कंपाउंड ए सॉल्यूबल है। तो मुझे ए के मोल्स को डिटरमाइन करना है, तो ए के मोल्स को डिटरमाइन करने की, यानी कि कंपाउंड ए और बी दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ये ध्यान करो आप। अब मुझे इस सॉल्यूशन के अंदर ए के मोल्स डिटरमाइन करने हैं, तो ए के मोल्स को डिटरमाइन करने के लिए मैंने ये पर्टिकुलर कंपोनेंट ले लिया ना, तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल किसके, सॉल्यूशन के, दोनों के मोल आ जाएंगे ना। तो आप यहाँ पर कंपोनेंट ए के मोल डिटरमाइन कर सकते हो, यही तो कह रहा है डेफिनेशन। भाई क्या रेशो निकालना है आपको, पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल का रेशो निकालना है, किसके साथ, किसके रिलेशन में, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन के अंदर दोनों के मोल्स प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे, तो सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने हो जाएंगे, दोनों के मोल्स को आपस में ऐड करेंगे, ठीक ना, ये टोटल मोल हो गई और ये पर्टिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ पर आप जो ऑब्टेन करोगे वो क्या होगा, ए के मोल डिटरमाइन कर लोगे अब आप, ठीक है ना। तो देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, तो बड़े ध्यान से चेक करना। थोड़ा सा आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सर ये थोड़ा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी बनाते हैं इसको, है ना। तो देखो सपोज इन ए बाइनरी मिक्सचर, सपोज इन ए बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर का मतलब सॉल्यूशन, इन ए बाइनरी मिक्सचर द मोल्स और कंपोनेंट, द मोल्स ऑफ कंपोनेंट ले रहा हूं मैं यहां पर, कंपोनेंट्स ए एंड बी, ठीक है ना, दो कंपोनेंट का बाइनरी मिक्सचर बनाया है, आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ये बात तो समझ आ रही है ना। कोई भी बाइनरी मिक्सचर यानी कि दो सब्सटेंस को, दो कंपोनेंट्स को आपने ले लिया है, टू कंपोनेंट्स आपने यूज़ किए हैं और टू कंपोनेंट से आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, उसको बाइनरी मिक्सचर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो कंपोनेंट के मोल्स हैं वो क्या है, ए और बी, ठीक है, हाँ जी। अच्छा तो अब देखते हो, अब देखें भाई साहब, देन अब बताओ कंपोनेंट ए के मोल को कैसे डिनोट करें, ठीक है ना, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, कंपोनेंट ए कह सकता हूं, इसको डिनोट करेंगे हम एन ए से, और इसी प्रकार मोल्स ऑफ बी, इसको डिनोट करें किससे, एन बी से, ठीक है। ये तो हो गए ए कंपोनेंट के मोल, ये हो गए बी कंपोनेंट के मोल, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा जी, अब देखो मुझे बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर दोनों कंपोनेंट सॉल्यूबल हैं
और दोनों कंपोनेंट सॉल्युबल है तभी तो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। तो बताओ सॉल्यूशन के टोटल मोल कितने होंगे। तो यहां पे लिखे टोटल मोल, टोटल मोल्स कितने हैं बताओ। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दो, टोटल मोल्स आ गए। अब आपको मोल फ्रिक्शन निकालना है, किसका, ए का, कंपोनेंट ए का मोल फ्रिक्शन निकालो। ठीक है भाई, इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट ए का कितना फ्रिक्शन है, कितना भाग, मतलब मेरी बात को समझो, मोल फ्रिक्शन क्या होता है। मोल फ्रिक्शन का मतलब होता है कि कंपोनेंट ए का कितना पार्ट उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक इसी प्रकार से कंपोनेंट बी का कितना पार्ट उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो मोल फ्रिक्शन, उसका फ्रिक्शन निकालना है आपको, कितने मोल ए कंपोनेंट के प्रेजेंट है, कितने मोल बी कंपोनेंट के प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो ये होता है मोल फ्रिक्शन। तो अब आपको मोल फ्रिक्शन निकालना है किसका, कंपोनेंट ए का। क्लियर है। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ ए कैसे निकालें, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए कैसे निकालेंगे बताओ। कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाई रेशो करना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। पर्टिकुलर कंपोनेंट मेरे पास कौन सा आ गया, ए, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो मोल फ्रिक्शन को निकालने के लिए मैं यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला बना देता हूं आपको। मोल फ्रिक्शन कैसे आपको डिटरमाइन करना है, मोल ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के मोल्स आपको डिटरमाइन करने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ठीक है ना, ये यूज करना है आपको। तो देखो आपको पर्टिकुलर कंपोनेंट दे दिया ए, तो मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के मोल, कंपोनेंट ए के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी। निकल सकता है। ये मोल फ्रिक्शन आ गया किसका, ए का। अब इसी तरह से आप मोल फ्रिक्शन, इसी प्रकार से आप मोल फ्रिक्शन निकालो किसका, कंपोनेंट बी का। मोल फ्रिक्शन ऑफ बी, तो देखो टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाई कंपोनेंट बी के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कोई भी सॉल्यूशन के लिए जो टोटल मोल फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। टोटल मोल फ्रिक्शन, टोटल मोल फ्रिक्शन को हम नोट करते हैं एक्स ए इंटू एक्स बी इक्वल टू 1, ये वैल्यू आती है टोटल मोल फ्रिक्शन की। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, टोटल मोल फ्रिक्शन होता है ये। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मोल फ्रिक्शन होता है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं हम, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन से हमको पता लगेगा कि किस प्रकार से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से हम कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट लें तो उसके मोल फ्रिक्शन को, उसका कितना मोल, कितना पार्ट, उस कितने मोल उस कंपोनेंट के उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है ना, चलो करते हैं क्वेश्चन एक। क्वेश्चन है अपने पास 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, कैलकुलेट, then calculate mole friction of both gas, then calculate of mole friction, calculate mole friction
ऑफ बोथ गैस, दोनों गैसों का मोल फ्रिक्शन आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है। ठीक है ना। तो देखो आपको यहाँ पर क्या गिवन है, हमको यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट्स, भाई मोल को आप जानते हो, किसी भी कोई भी जो मास होगा उसको अगर ग्राम में डिनोट करेंगे तो मोलर मास आ जाएगा ना। तो मोलर मास दे रखा है आपको क्या, ऑक्सीजन का, और मोलर मास दे रखा है आपको किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो देखो मोलर मास या ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम। ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर मोल्स निकाल रहे हैं CO2 के। तो देखो मोल्स ऑफ CO2 गैस, ठीक है ना। अब भाई साहब आपको मोल्स निकालना है, तो मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अमाउंट ऑफ CO2 गैस इन ग्राम, अमाउंट ऑफ CO2 इन ग्राम डिवाइडेड बाई इसका CO2 गैस का मोलिकुलर वेट इन ग्राम। ठीक है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ CO2, मोलिकुलर वेट ऑफ CO2। तो देखो अमाउंट ऑफ CO2 इन ग्राम कितनी है, 44 ग्राम। ठीक है ना। यहाँ पर मोलर मास की जगह अमाउंट लिख दो, चलो तुम तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप अमाउंट समझो, हमको तो अमाउंट दे रखी है। ठीक है ना। तो 44 ग्राम, और CO2 गैस का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, देखो CO2 गैस का कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44 ही हो गया। 44 कितना आ गया, 1 मोल आ गया। CO2 गैस के कितने मोल प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 मोल। अब निकालो मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस के मोल डिटरमाइन करो। ऑक्सीजन गैस के मोल डिटरमाइन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 16, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होगा भाई, एक ऑक्सीजन का 16 है तो O2 है ये, तो मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। तो 16/32 कितना आया, 1/2 मोल। ठीक है, कितना आ गया, 1/2 मोल, या 0.5 मोल लिख दो, 0.5 मोल। ओके भैया, 0.5 मोल आ गए। अब आप बताइए टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स निकालिए। 1 प्लस 0.5 कितना आ गया, 1.5 मोल। यहाँ पर टोटल मोल कितने हैं, 1.5 मोल। ठीक है ना। अब आपको मोल फ्रिक्शन निकालना है भाई, मोल फ्रिक्शन निकालना है किसका, मोल फ्रिक्शन निकालना है CO2 का, और मोल फ्रिक्शन निकालना है किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है। तो मोल फ्रिक्शन ऑफ CO2 निकालो आप, मोल फ्रिक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू क्या लगाओगे फॉर्मूला बताओ, CO2 के मोल, CO2 के मोल, मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल। ठीक है ना, यही तो लगाओगे। बताओ CO2 के कितने मोल हैं, क्या डिटरमाइन किया, 1 मोल था CO2 का, CO2 के कितने मोल थे बच्चों, 1 मोल।
ठीक है ना। तो 1/, कितना आ गया, टोटल मोल कितना है 1.5, क्या आएगा बताओ, 10/15, 2/3 कितना आया 0.66 मोल। CO2 के तो कितने आ गए 0.66। अब ऑक्सीजन के निकालो, मोल फ्रिक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल। क्या हो जाएगा, टोटल मोल। कितने ऑक्सीजन के मोल देखो, चेक करो, ऑक्सीजन के मोल कितना आया 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, टोटल मोल पॉइंट से पॉइंट गया 1/3 इक्वल टू कितना आ गया 0.33 मोल। तो CO2 गैस के अंदर जो CO2 गैस के मोल होते हैं वो कितने होते हैं, 44 ग्राम के अंदर कितने हैं 6.66 मोल, और इसमें ऑक्सीजन गैस के मोल कितने परसेंट स्टूडेंट्स 0.33 मोल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान करो, आपको निकालना था मोल फ्रिक्शन, और मोल फ्रिक्शन के लिए हमको उस कंपोनेंट के मोल चाहिए, ठीक है ना, कंपोनेंट के मोल चाहिए। जो भी कंपोनेंट का मोल फ्रिक्शन पूछा जा रहा है या फिर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सबके आप मोल्स निकालिए, और फिर उन सभी मोल्स से आपको टोटल मोल्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमको अमाउंट दे रखी थी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो हमने अमाउंट को नोट कर लिया। इसके बाद हमने इन दोनों गैसों के मोल्स को डिटरमाइन किया। तो 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल प्रेजेंट हैं 1 मोल, क्लियर है। अब ऑक्सीजन के मोल काउंट करें हमने, तो ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पर गिवन थी कितनी 16 ग्राम। 16 ग्राम जो ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, वो होते निकले आपके पास 0.5 मोल। अब टोटल जो मोल्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया 1.5 मोल। अब हमको यहाँ पर डिटरमाइन करना था मोल फ्रिक्शन। तो मोल फ्रिक्शन निकालेंगे हम किसका, CO2 का। अब CO2 का मोल फ्रिक्शन निकालें तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, मोल्स ऑफ CO2 भाई कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। टोटल मोल अपने पास हैं, कंपोनेंट के मोल अपने पास हैं, दोनों गैसेस का। इसी प्रकार से हमने मोल फ्रिक्शन डिटरमाइन कर लिया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 10% W/W शुगर सॉल्यूशन। W/W शुगर सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है ना। अब इस शुगर सॉल्यूशन में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ शुगर का मोल फ्रिक्शन निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, और आपको खुद को निकालना है ये। अब बताओ, ये 10% शुगर सॉल्यूशन है, तो ये क्या है मास परसेंटेज गिवन है ना, ठीक है ना। और मास परसेंटेज में आपने देखा था कि 100 ग्राम कोई भी सॉल्यूशन है, और 100 ग्राम में जो अमाउंट प्रेजेंट होती है किसकी, सॉल्यूट की, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर मैं शुगर सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, भाई मास परसेंटेज है, इसलिए शुगर सॉल्यूशन को कितना मान लें हम यहाँ पर 100 ग्राम। और 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर भाई सॉल्यूशन तो कितना हो गया अपने पास 100 ग्राम, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी शुगर प्रेजेंट है 10%, तो 10 ग्राम है गई कि ना है गई।
मास परसेंटेज ही तो है ये। और मास परसेंटेज में यही तो आपको बताया था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की जो अमाउंट प्रेजेंट होती है वही उसकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करती है, ठीक है ना। ऐसे तो निकाला था। तो यहाँ पर 100 ग्राम शुगर के सॉल्यूशन के अंदर कितनी शुगर प्रेजेंट है ये बता रहा है ये रिलेशन, ये हमको बता रहा है इस चीज़ को 10% W/W, इससे बता रहा हूँ मैं इसी को देखकर, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितनी शुगर प्रेजेंट है? 10 ग्राम। तो देखो इन 100 ग्राम सॉल्यूशन शुगर इज प्रेजेंट 10 ग्राम, सही है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे चेक करता हूँ मैं क्या, सॉल्वेंट बताओ मेरे को, क्या बताना है, सॉल्वेंट कितना है बताओ। सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट शुगर को किसके अंदर ऐड किया? वाटर के अंदर ऐड किया होगा, तभी तो सॉल्यूशन बना है। तो सॉल्वेंट कितना हो गया? अरे सॉल्यूट की अमाउंट 10 ग्राम आ गई, सॉल्यूशन तुम्हारे पास 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना बचा? तो सॉल्वेंट बचा 100 - 10 = 90 ग्राम। बचा कि नहीं बचा? यही तो बचा 90 ग्राम, ठीक है ना। तो अब देखो मोल ऑफ शुगर, मोल्स ऑफ शुगर के मोल बताओ कितने हैं। अब शुगर के मोल बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो अमाउंट शुगर की दे रखी है, जो अमाउंट शुगर की दे रखी है उसमें शुगर के मोलिकुलर वेट का डिवाइड कर दो, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने किया था, ठीक है ना, वही तो किया था। तो देखो अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर किसमें? ग्राम में, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर। अब शुगर का मोलिकुलर वेट बता देता हूं तुमको। शुगर का फॉर्मूला बताओ, C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का है। C12H22O11 ये होता है, ठीक है। शुगर के लिए यही लो आप, C6H12 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अपने को मिठाई तो करना है सॉल्यूशन, तो इसका निकालो आप 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6 कितना आ गया? 72, 12, 96, यही तो आएगा, है ना। तो शुगर के लिए आप फॉर्मूला वही लो, शुगर का ही भाई यही लो, और इसका मल्टीप्लाई करो 11, यही निकालो, यही तो निकालो। 144 + 22 + 6 और 176 कितना आया? ये 2, ये आया 342 शुगर का मोलिकुलर वेट। तो अब ये आ जाएगा, शुगर की अमाउंट दे रखी है 10, मोलिकुलर वेट 342, ठीक है ना। तो शुगर के मोल कितने आ गए भैया? चेक कर लो, ये शुगर के मोल हैं, मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अब शुगर के मोल के बाद आप किसके मोल निकालेंगे? वाटर के निकालेंगे, क्योंकि टोटल मोल चाहिए ना हमको, तो वाटर के मोल भी निकालने पड़ेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर लिखेंगे यहाँ पर। अमाउंट कितनी है वाटर की बताओ? 90 ग्राम, 90 ग्राम है ना, डिवाइडेड बाई
वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, यही तो होता है। तो ये डिवाइड हो गया 5 मोल आ गया। अब टोटल मोल बताइए, टोटल मोल कितना आ गया 10/42 + 5, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेना जितनी भी आए। अब आपको निकालना है मोल फ्रिक्शन, ठीक है। मोल फ्रिक्शन निकालना है किसके लिए, शुगर के लिए। तो देखो मोल फ्रिक्शन ऑफ शुगर, क्या फॉर्मूला होगा बताओ। मोल्स ऑफ शुगर, शुगर के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है, यही तो होगा आएगा। अब देखो शुगर के मोल कितने आए 10/4342 और टोटल मोल कितने डिवाइड 10/342 + 5, ये आंसर निकालना है आपको, ये सॉल्व करना है भाई आपको, ठीक है ना। या तो इसको यहाँ सॉल्व कर लो, यहाँ डिवाइड कर देंगे सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है तो आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है ना। टोटल मोल को इतना ही रखो, इसको टोटल मोल रख लो। टोटल मोल को यहाँ पर सीधे डिवाइड कर दिया इसमें, और इसका आंसर मुझे आपके आंसर का वेट रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर जरूर डालेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज आपने ये मोल फ्रिक्शन के बारे में, ये भी एक कंसंट्रेशन होती है किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तो 2 कंसंट्रेशन आप स्टडी कर चुके हो, कौन सी, मास परसेंटेज और मोल फ्रिक्शन। मोलेरिटी और मोलेलिटी को नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, गुड बाय।